वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल सुरवेसर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, इसके पहले लेक्चर में हमने वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी विथ डायल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट देख लिया है। लैम्बडा की वैल्यू विथ डायल्यूशन बढ़ते जाती है दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कैपा की वैल्यू कम होते जाती है विथ डायल्यूशन दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो फिर भाई अलग अलग से ध्यान में क्यों रखेंगे? तो कैपा डिक्रीजेस विद डायल्यूशन फॉर बोथ टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड लैम्बडा इंक्रीजेस विद डायल्यूशन फॉर अगेन बोथ टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन फर्क है, बराबर है। कैपा की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इसके लिए जिम्मेदार क्या है? क्योंकि जैसे जैसे हम डायल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम रैपिडली बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस या तो कांस्टेंट रहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, या तो फिर बढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, लेकिन बहुत स्लोली बढ़ते हैं। इसलिए एज अ रिजल्टेंट क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस पर एमएल डिक्रीजेस विद डायल्यूशन। एंड एक एमएल में अगर नंबर ऑफ आयंस कम होते जा रहे हैं, कंडक्टिंग पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं, तो कंडक्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। इसलिए कंडक्टिविटी कैपा डिक्रीजेस विथ डायल्यूशन फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड इसके लिए रीजन क्या है? बिकॉज ड्यू टू डायल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर एमएल डिक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। लैम्बडा की खास लिए हमें एक पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। दोनों केस में लैम्बडा बढ़ता है विद डायल्यूशन। क्यों? क्योंकि जब हम डायल्यूशन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस की संख्या नहीं बढ़ती, लेकिन इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से आयन मोर एंड मोर फ्रीली मूव होते हैं। और जब आयन फ्रीली मूव कर सकते हैं तो कंडक्ट भी ज्यादा करेंगे। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्बडा इंक्रीजेस ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट इज इंक्रीज इन इंटर आयोनिक डिस्टेंस। बराबर है। तो लैम्बडा इंक्रीजेस इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डायल्यूशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंटर आयोनिक डिस्टेंस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन यहाँ पे नहीं बढ़ते क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा डिसोसिएट होता है इसलिए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने देखा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन दो रीजन ऑपरेट होते हैं। कौन से? एक, इंक्रीज इन इंटर आयोनिक डिस्टेंस, मतलब इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ते गया तो आयंस मोर एंड मोर फ्रीली मूव होंगे, फास्टली मूव होंगे, कंडक्ट भी ज्यादा करेंगे। दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को जब मैं डायल्यूट करता हूं तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ते जाता है स्लोली, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते जाएगा, नए नए आयंस तैयार होते जाएंगे। आयंस की संख्या बढ़ेगी तो टोटल सॉल्यूशन में आयंस की संख्या बढ़ेगी तो उसका कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे 1 ml वॉल्यूम फिक्स लेना ही पड़ता है। 1 ml में आयन की संख्या क्या हो रही है ऑन डायल्यूशन, ये देखना पड़ेगा। और यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन में आयन की संख्या क्या हो रही ये देखना पड़ेगा। तो ड्यू टू डायल्यूशन interionic distance increases and number of moles of ion increases, and therefore lambda increases with dilution for weak electrolyte। तो weak electrolyte के lambda बढ़ने के पीछे दो रीजन है, increase in interionic distance and increase in number of moles of ions। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा बढ़ता है सिर्फ एक रीजन से, वो कौन सा? इंक्रीज इन इंटरआयोनिक डिस्टेंस। बराबर है। तो इस तरह से बच्चों हमने वेरिएशन देखा था कंडक्टिविटी एंड लैम्बडा का। देखिए अब मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकाला जाता है? तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट हम निकाल सकते हैं अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन मालूम है एंड मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन मालूम है। अब ये क्या है हम देख लेंगे। डिबाय-हकेल-ओंसेजर इक्वेशन है। एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के इस्तेमाल करके हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। सिर्फ उसके लिए हमें क्या मालूम चाहिए? मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ए एंड रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये जो ए की वैल्यू है वो इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगी? डिफर होगी। इट इज मोलार कॉन्सेंट्रेशन एंड इट इज मोलार कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, और यह है मोलार कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लैम्बडा 0 मालूम चाहिए, ए मालूम चाहिए और रूट सी मालूम चाहिए। इन टर्म का इस्तेमाल क्या मतलब मीनिंग क्या होता है, इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है हम बाद में तो देखेंगे। तो डिबाय-हकेल-ओंसेजर इक्वेशन से हम लैम्बडा की वैल्यू निकालते हैं। जब मैं लैम्बडा को प्लॉट करूंगा वर्सेस और रूट सी, तो मैंने देखा है ग्राफ कैसे आता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ आता है ऐसा, हम डायल्यूट करते जा रहे हैं सॉल्यूशन को, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो रूट सी की वैल्यू भी कम होगी। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा डायल्यूशन की वजह से, तो लैम्बडा की वैल्यू देखो बढ़ते जा रही है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा कैसे बढ़ रहा है? स्लोली। और यही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जैसे जैसे मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को डायल्यूट करते जाऊंगा तो क्या होगा? उसका लैम्बडा बढ़ते जाएगा। और कैसे बढ़ेगा? रैपिडली बढ़ेगा। बराबर है।
कैसे बढ़ेगा? रैपिडली बढ़ेगा। तो देखो मैंने ग्राफ जो है वो गलत निकाला है, ग्राफ मैंने गलत निकाला है। यहां पे ग्राफ मैंने कैसा निकालना चाहिए था? ऐसा। बराबर, कैसे निकालना चाहिए था? ऐसा। अब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को कितना भी डायल्यूट करूं तो उसका अब क्या होगा रे? लैम्बडा कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा। बराबर है। तो इस तरह से ये बढ़ती जाएगा, बढ़ती जाएगा, बढ़ती जाएगा, मतलब फाइनली हमको ऐसा लगेगा कि ये जो ग्राफ है इस लैम्बडा एक्सिस को क्या हो गया? पैरेलल बन गया। मतलब ये दोनों अब एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करने वाले नहीं है। बराबर है। अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले नहीं है। तो देखिए ये है ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और ये है ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा की वैल्यू इंक्रीज हुई है विद डायल्यूशन, वैसे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी इंक्रीज हुई है, लेकिन फर्क है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो स्लोली इंक्रीज हुई है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो फास्टली इंक्रीज हुई है। अब फास्ट इंक्रीज किसे बोलते हैं? समझो एक बच्चे को 90% मार्क मिले हैं पहले एग्जाम में, फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसी बच्चे को दूसरे सेमेस्टर में कितने मिले? 93% मिले। मतलब इसके परसेंट की बढ़ोतरी कितनी है? सिर्फ 3। इसके मार्क्स सिर्फ 3% से ही बढ़े हैं। इसने प्रोग्रेस किया है लेकिन 3% ही मार्क्स बढ़े। लेकिन एक दूसरा बच्चा है उसको 60% मिले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में और उसको सेकंड सेमेस्टर में क्या मिले? 80% मिले। मतलब पहले केस के तुलना में इस सेकंड केस को कम परसेंटेज मिले, पहले एग्जाम में भी और दूसरे एग्जाम में भी। तो देखो ये पहला बच्चा है और ये दूसरा बच्चा है। पहले बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में 90 मिले और उसी बच्चे को सेकंड सेमेस्टर में 93 मिले। मतलब उसकी प्रोग्रेस हुई है और उसका प्रोग्रेस कितना हुआ है? 3%। दूसरा बच्चा उसी क्लास में, उसको फर्स्ट सेमेस्टर में कितना मिला? 60% एंड सेकंड सेमेस्टर में कितना मिला? 80%। तो इस बच्चे ने भी तरक्की की है, इस बच्चे ने भी प्रोग्रेस की है। लेकिन किसकी प्रोग्रेस फास्ट है? पहले बच्चे ने सिर्फ 3% मार्क बढ़ाए हैं, लेकिन दूसरे बच्चे ने जो वीक था, लेस टैलेंटेड था, उसने कितने परसेंट मार्क बढ़ाए? 20%। तो बढ़ोतरी कहां पे ज्यादा है? वीक बच्चे में बढ़ोतरी ज्यादा है। वैसे वीक बच्चे के परसेंटेज हर बार क्या रहेंगे? स्ट्रांग बच्चे से, इंटेलिजेंट बच्चे से कम ही रहेंगे। वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस से कम ही रहेगा, लेकिन उसमें जो बदलाव है वो क्या है? ज्यादा आएगा। देखो यहाँ पे कितना बदलाव आया है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में? इतना। और यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के किस में बदलाव आया? इतना। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्बडा में बहुत ज्यादा बदलाव आया है एंड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लैम्बडा में कम बदलाव आया है। इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्बडा है स्लोली बढ़ता है एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्बडा है वो फास्टली बढ़ता है। मतलब ये जो कम होशियार बच्चा था उसने ज्यादा प्रोग्रेस की है और जो टैलेंटेड बच्चा था उसने कम प्रोग्रेस की है। वो कम ही करेगा ना बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी उसको ज्यादा परसेंट है, तो हासिल कर करके कितना परसेंटेज हासिल करेगा बच्चा? अब इसको बहुत सारा स्कोप है, 60 से वो 90 पे भी जा सकता था, 60 से वो 93 पे भी जा सकता है, ये 60 से 80 पे गया। मतलब इसने 20% का इंक्रीमेंट किया। जो बच्चा 35% वाला है वो 90 पे भी पहुंच सकता है, बहुत सारे परसेंट की बढ़ोतरी होंगी वहां पे। तो जो वीक बच्चे हैं वो ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनका उतना स्कोप है। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुके हैं वो और कितना करेंगे? जैसे मैं रिच बहुत ज्यादा हो सकता हूं, लेकिन अंबानी और कितना रिच होगा? वो पहले से बहुत भयानक रिच है भाई, तो और रिच हो के कितना होगा? और वो रिच हुआ भी तो उसके लाइफस्टाइल में क्या फर्क गिरेगा? क्योंकि आप ऑलरेडी उसके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन अगर मैं रिच हो गया तो मेरे लाइफस्टाइल में बहुत सारा फर्क दिखाई देगा। आप देखेंगे कि मैं साइकिल से आ रहा हूं क्लास को, लेकिन अगर मैं रिच हुआ तो कल जाके मैं फिर 4 व्हीलर लेके आऊंगा। तो आप देखेंगे यार कल सर साइकिल से आ रहे थे, आज 4 व्हीलर में आ रहे, प्रोग्रेस बहुत की। अंबानी कल भी गाड़ी से आ रहा था, जगवार से, रोल्स रॉयस से, आज भी वो पैसा कमाने के बाद रोल्स रॉयस से ही आ रहा है। मतलब उसने प्रोग्रेस नहीं की। कितना करेगा भाई वो प्रोग्रेस? लेकिन मैं साइकिल से 4 व्हीलर में, 4 व्हीलर से और फिर मैं भी रोल्स रॉयस ले सकता हूं अगर मैंने एक आध दिन प्रोग्रेस की तो। सपना देखने में क्या हर्ज है? तो मैं प्रोग्रेस ज्यादा कर सकता हूं अंबानी के तुलना में। अंबानी उतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोग्रेस रहे, इसलिए। तो यही फर्क है इन दोनों में, समझ में? जैसा फर्क इन दो बच्चों में वैसे फर्क स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्बडा के वेरिएशन में है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा कैसे बढ़ता है? फास्टली। एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा कैसे बढ़ता है? स्लोली। रहेगा ध्यान में, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये। और ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है किसके अगेंस्ट? लैम्बडा वर्सेस रूट सी। देखो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, रूट सी कम होगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं? डायल्यूशन। जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं डायल्यूशन हो रहा है, लैम्बडा की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये वेरिएशन था लैम्बडा एंड कैपा का विद डायल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हम
एक एग्जाम्पल लेंगे, इमेजिनरी एग्जाम्पल। समझो हमने सॉल्यूशन बनाया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब सॉल्यूशन बनाया तो इलेक्ट्रोलाइट और पानी है वहाँ पे। पानी हमने पहले कम लिया है, समझो कि 50 ml लिया है, तो 50 ml में मैंने क्या कर दिया, 20 ग्राम NaCl डाल दिया। 50 ml पानी में मैंने 20 ग्राम NaCl डाल दिया। 20 ग्राम NaCl पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा बच्चों पानी में, और क्या तैयार करेगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। अब जब मैं उस सॉल्यूशन की तरफ देखूंगा तो ना मुझे NaCl दिखाई देगा वहां पे, मतलब ये होमोजेनस मिक्सचर तैयार हुआ, बराबर है, होमोजेनस मिक्सचर तैयार होगा NaCl का, जिसमें Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस है, बराबर है। अब मैं इसको डाइल्यूट करते जा रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है ये, मैं उसको डाइल्यूट करते जा रहा हूँ। अब देखो, अब आयंस की संख्या तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि NaCl पहले से ही पूरा डिसोसिएटेड है। तो बच्चों ये NaCl का सॉल्यूशन है, इसमें Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस है, लेकिन वो जितने भी है 50 ml पानी में है, इसलिए आयंस बहुत करीब है एक दूसरे के। मतलब Na पॉजिटिव मूव होने को करेगा तो आजू बाजू वाले सारे Cl नेगेटिव आयन उसको पीछे खींच लेंगे। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, भीड़ होती है वहाँ पे। मुंबई में अगर आपने लोकल से ट्रैवल किया होगा तो आपने अनुभव किया होगा, जब हम लोकल में चढ़ते हैं, हमारा दोस्त उस दरवाजे से चढ़ता है और हमें इस दरवाजे से चढ़ने को मिलता है, बराबर है। अब हमें हमारे दोस्त के पास जाना है, जा सकते हो आप आपके दोस्त के पास नहीं, क्योंकि लोगों की भीड़ इतनी है कि हम अपने ही पैरों पे खड़े हैं कि किसी और के समझ में नहीं आता, इतनी भीड़ होती है वहाँ पे। तो मैं मेरे दोस्त के पास नहीं जा सकता क्योंकि आजू बाजू लोग मुझे अपोज करेंगे, वो जाने नहीं देंगे क्योंकि जगह है ही नहीं, इसलिए मैं जा नहीं पाऊंगा। वैसे जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कम होगा तो आयंस की भीड़ ज्यादा होगी, और आयंस की भीड़ ज्यादा होगी तो जब पॉजिटिवली चार्ज आयन मूव करने को करेगा तो आजू बाजू वाले नेगेटिवली चार्ज आयन उसे अपने तरफ खींचने का कोशिश करेंगे। जब नेगेटिवली चार्ज वाला आयन मूव करने को सोचेगा तो फिर पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या करेंगे, उसे अपने तरफ खींचेंगे। मतलब वो फ्रीली मूव नहीं हो सकता है क्योंकि उस पर आजू बाजू वाले अपोजिटली चार्ज आयंस क्या करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी मोशन कम होती है, जिसकी वजह से आयन को रेजिस्टेंस होता है और इसकी वजह से उसकी स्पीड कम होती है। इसलिए आयन क्या करेगा, कम कंडक्ट करेगा, स्लोली मूव होगा, स्लोली मूव होगा, स्लोली कंडक्ट करेगा। लेकिन जैसे जैसे अब मैं पानी डाल रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, आयंस की संख्या तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि पहले वो पूरा डिसोसिएट हो चुका है, लेकिन आयंस एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। जब आयंस एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, इंटरएक्टिव फोर्सेस उन दोनों के बीच में कम कम होते जाएंगे, मतलब एक दूसरे को अपोज कम करेंगे, मतलब आयंस पहले से और ज्यादा फ्रीली मूव होंगे। अब ऐसा मैं पानी डालते गया, डालते ही गया, हर बार पानी डालने की वजह से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, आयंस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उनके बीच में का इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होते जा रहे हैं। तो एक लेवल ऐसी आएगी, एक समय ऐसा आएगा कि आयंस इतने दूर जा चुके हैं कि अब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, मतलब हर एक आयन एक दूसरे के रेंज से बाहर चला गया, बराबर है। अब एक दूसरे के रेंज से बाहर चला गया, मतलब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा है अब कि वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स कितना एक्सर्ट करेंगे, 0। अब पॉजिटिवली चार्ज आयन के दूर दूर तक आजू बाजू में कोई नेगेटिवली चार्ज आयन नहीं, और नेगेटिवली चार्ज आयन के आजू बाजू में दूर दूर तक कोई कटायन नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज आयन नहीं है, मतलब उन पर अब कोई आयन अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। तो कैसे मूव होंगे, मैक्सिमम फ्रीली। अगर वो मैक्सिमम फ्रीली मूव हो रहे हैं तो उसके बाद तुम कितना भी पानी डाल दो, उससे ज्यादा उसका मूवमेंट और फ्री नहीं होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी नहीं बढ़ेगी। मतलब उसके बाद तुमने कितना भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो आयन की स्पीड नहीं बढ़ेगी, उसका कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा, मतलब किसी भी आयन का कंडक्टेंस डायल्यूशन के साथ बढ़ते जाएगा। जहां तक डायल्यूशन कर पाएंगे हम वहां तक डायल्यूशन कर पाएंगे। अब इनफाइनाइट डायल्यूशन तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइट डायल्यूशन के लिए कितना बड़ा बर्तन लेंगे, बराबर है, कितना बड़ा बर्तन लेंगे। 1 लीटर को डायल्यूट करके 10 लीटर बनाया जा सकता है, डायल्यूट करके 1000 लीटर बनाया जा सकता है, डायल्यूट करके 5000 लीटर बनाया जा सकता है। स्कूल भी होगा, कॉलेज भी होगा, तो उसके पास भी 10,000 लीटर की टंकी नहीं होगी, मतलब हमारे पास उतना बड़ा बर्तन नहीं होगा इनफाइनाइट डायल्यूट करने के लिए सॉल्यूशन को। तो हम जहां तक बन पाएगा वहां तक क्या करेंगे, सॉल्यूशन को डायल्यूट करेंगे। 1 लीटर को मैंने 500 लीटर तक, या 1 लीटर को मैंने 10,000 लीटर तक डायल्यूट कर दिया।
अब उससे ज़्यादा मैं डायल्यूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उतना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अकोमोडेट करने वाला कोई कंटेनर मेरे पास नहीं है। मतलब जितना हो सकता है उतना मैंने भाई डायल्यूट किया। अब उसके बाद डायल्यूट करने के लिए मेरे पास बड़ा कंटेनर है नहीं, तो मैंने देखा कि आयंस का कंडक्टेंस स्लोली बढ़ते जा रहा है, स्टेडीली बढ़ते जा रहा है। जहां तक डायल्यूशन हो सकता था मैंने वहां पे किया। अब इसके बाद डायल्यूशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी करेंगे। अगर समझो हमारे पास दिमाग में इमेजिनेशन करो कि बहुत बड़ा कंटेनर है, उसमें मैं पानी डालते जाऊंगा डालते जाऊंगा डालते जाऊंगा, आयंस टोटली फ्री हो गए। अब कितना भी पानी डाल दिया तो आयंस और ज़्यादा फ्री नहीं होंगे। मतलब जैसे जैसे मैं डायल्यूशन करूंगा तो आयंस का कंडक्टेंस बढ़ते जाएगा और इनफाइनाइट डायल्यूशन पर एक स्टेज ऐसे आएगी कि आयन अब मैक्सिमम कंडक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा वो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। अब तुम कितना भी पानी डाल दो उससे ज़्यादा उनका कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा, उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, फाइनली कांस्टेंट, बराबर है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस मिलेगी उसे हम लैम्बडा मैक्स भी बोल सकते हैं, या लैम्बडा मैक्स को हम क्या बोल सकते हैं, लैम्बडा जीरो। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या फिर उसे बोला जाता है लैम्बडा इन्फिनिटी। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। लैम्बडा इन्फिनिटी लैम्बडा जीरो वन एंड द सेम है, लेकिन बोलते वक्त नाम अलग अलग है। मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। इनफाइनाइट डायल्यूशन करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो, जीरो कॉन्सेंट्रेशन तो वन एंड द सेम कंडीशन है। इसका मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लैम्बडा मैक्स निकाल सकते हैं, कैसे, बाय एक्सट्रापोलेटिंग द ग्राफ। तो यहां तक मैंने डायल्यूशन किया था, अब उसके आगे क्या होगा, तो मैं देखूंगा कि यहां तक लैम्बडा की वैल्यू बढ़ते आ रही थी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो इसके आगे भी शायद इसी फैशन में ये लाइन आगे जाएगी। अब यहां तक तो इस फैशन में लाइन बढ़ते गई, लैम्बडा बढ़ते गया, तो आगे भी हो सकता है लैम्बडा ऐसे ही बढ़ेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं लैम्बडा मैक्स की वैल्यू एक्सट्रापोलेशन मेथड से निकाल सकता हूँ। एक्सट्रापोलेशन का मतलब होता है लाइन को आगे बढ़ाना। तो इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो बढ़ाते बढ़ाते मैं यहाँ पहुँचूंगा, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगी, यहाँ पे वो सोल्यूशन जीरो कॉन्सेंट्रेशन होगा, इनफाइनाइट डायल्यूशन होगा, और यहाँ पे उस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जो भी होगा वो मैक्सिमम रहेगा, उसे लैम्बडा मैक्स बोला जाता है, या लैम्बडा जीरो बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है, लैम्बडा इन्फिनिटी बोला जाता है। लैम्बडा जीरो, लैम्बडा इन्फिनिटी या लैम्बडा मैक्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम एक्सट्रापोलेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्बडा जीरो लैम्बडा इन्फिनिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन वही वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने ग्राफ देखा तो लैम्बडा की वैल्यू बढ़ते जा रही है विथ डायल्यूशन, बढ़ते जा रही है, और फाइनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये लाइन इस लैम्बडा एक्सिस को क्या होगी भाई, ऑलमोस्ट पैरेलल होगी। अब तुम कितना भी डायल्यूशन करो आगे जाओ तो ये लाइन इसी फैशन में बढ़ेगी, ऐसे ही हम समझेंगे ना। तो इसको आप कितना भी डायल्यूट करो ये लाइन इसी फैशन में आगे बढ़ती जाएगी, मतलब ये इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं होगी क्योंकि ऑलमोस्ट क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो इस हिसाब से हम एक्सट्रापोलेट कितना भी करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्बडा वर्सेस रूट सी ग्राफ को, तो ये ग्राफ कभी इस लैम्बडा एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सट्रापोलेशन मेथड से मुझे लैम्बडा मैक्स मिलने वाला नहीं है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज लैम्बडा मैक्स वैल्यू ग्राफिकल मेथड से, एक्सट्रापोलेशन मेथड से नहीं मिलेगा। सिर्फ लैम्बडा मैक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस एक्सट्रापोलेशन मेथड से, सिर्फ किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वी कैन कैलकुलेट लैम्बडा मैक्स ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट लैम्बडा मैक्स फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उसका लैम्बडा वर्सेस रूट सी का ग्राफ ऑलमोस्ट पैरेलल टू लैम्बडा एक्सिस हो जाता है, बराबर है। इसलिए हमें लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते आएगी। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वी कैन कैलकुलेट लैम्बडा मैक्स फॉर ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट by extrapolation method, and for weak electrolyte we cannot calculate lambda max by extrapolation method। लेकिन हमें lambda max की वैल्यू चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, जो ग्राफिकल मेथड से एक्सट्रापोलेशन मेथड से पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली जाते हैं। जो काम सीधे नहीं होता हम इनडायरेक्टली करते हैं, बराबर है ना। तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू हमें चाहिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही चाहिए, तो हम उससे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इस मेथड से वो कैलकुलेट नहीं की जाती, तो हमारे पास एक दूसरी मेथड है, और दूसरी मेथड में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कोहलरॉयशस लॉ का। तो देखो बच्चों, कोहलरॉयशस लॉ जो है ये अब इस न्यूली एडेड पार्ट का क्या है, लास्ट टॉपिक है। तो कोहलरॉयशस लॉ, उसके एप्लीकेशंस हमें देखने हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू बच्चों।